रेडियो इंद्रधनुष के सभी श्रोताओं को रीटा चावला का प्रेम भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम की लिखी हुई एक बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी मनिया। संध्या गहराने को थी जब विद्या के पति जयदेव अपने काम से वापस आए और विद्या ने घर का दरवाज़ा खोलते हुए देखा। उनके साथ एक अजीब सा दिखता आदमी था। बहुत मैला सा बदन और गले में एक लंबा सा कुर्ता पहने हुए। विद्या ने कुछ पूछा नहीं, पर कुछ पूछती हुई निगाहों से अपने पति की ओर देखा। जयदेव हल्का सा मुस्कुरा दिए, फिर विद्या से नहीं, उस आदमी से कहने लगे, ये बीबी जी हैं, बहुत अच्छी हैं। तुम मन लगाकर काम करोगे तो बहुत खुश होंगी। घर के भीतर आते हुए जयदेव ने बरामदे में पड़ी हुई एक चटाई की ओर देखा और उस आदमी से कहने लगे, तुम यहाँ बैठो, फिर हाथ पैर धो लेना। और घर के बड़े कमरे की ओर जाते हुए अपनी पत्नी विद्या से कहने लगे, तुम चाहती थी कि काम के लिए कोई ऐसा आदमी मिले जो खाना पकाना भले ही न जानता हो पर ईमानदार जरूर हो। विद्या ने कुछ घबराई सी, कुछ अनमनी सी पूछा, इसे कहाँ से पकड़ लाए हो? आहिस्ता बोलो, जयदेव ने कमरे के दीवान पर बैठते हुए कहा और पूछा, ये मनु कहाँ है? खेलने गया है, अभी आता होगा। लेकिन ये आदमी, विद्या कह रही थी। तो जयदेव कहने लगे, मनु से एक बात करनी है। ये बहुत सीधा आदमी है, लेकिन डरा हुआ है, खासकर बच्चों से डरा हुआ है। एक मेरे दफ्तर के शर्मा जी हैं, ये उनके पास था। वो इसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनके वश की बात नहीं है। उनके 5 बच्चे हैं, एकदम से शरारती। इसका कद जरा लंबा है तो वे इसे शुतुरमुर्ग कहकर परेशान करते हैं। और उनकी शर्मा जी की पत्नी, वो भी कुछ तेज मिजाज की है। ये कितनी बार उनके घर से भाग जाता था, लेकिन कहीं ठिकाना नहीं था। फिर से इसे पकड़ कर ले जाते थे। विद्या का सवाल, लेकिन ये कुछ सीख भी पाएगा? विद्या ने जब पूछा तो जयदेव कहने लगे, हाँ, ऊपर का काम तो करेगा, घर की सफाई करेगा, बर्तन करेगा, पर तुम सिर्फ मनु को अच्छी तरह समझा देना कि वो इससे बदसलूकी ना करे, फिर देखेंगे। अब ऐसा करो, एक प्याला चाय दे दो और उसको भी चाय पूछ लेना। विद्या कमरे से लौटने को हुई, फिर भीतर के छोटे कमरे में जाकर एक कमीज पाजामा ले आई और हाथ में साबुन का एक टुकड़ा और एक पुराना सा तौलिया लेकर बाहर चटाई पर बैठे हुए उस आदमी से पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब नहीं दिया और विद्या कुछ खामोश रहकर कहने लगी, देखो, आंगन में उस दीवार के पीछे एक नल है, वहां जाकर नहा लो अच्छी तरह साबुन से और ये कपड़े भी पहन लो। पर वह आदमी सिर झुकाए बैठा था। उसने एक बार डरी डरी सी आंखों से ऊपर को देखा, पर उठा नहीं विद्या के हाथ से कपड़े लिए। इतने में जयदेव उठकर आए और बोले, मनिया उठो, जैसे बीबी जी कह रही हैं, ये कपड़े ले लो और वहां जाकर नहा लो। पास से विद्या मुस्कुरा दी, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, मनिया। मनिया ने आहिस्ता से उठकर विद्या के हाथ से कपड़े भी ले लिए, साबुन और तौलिया भी, और जहां उन लोगों ने संकेत किया था वहां आंगन में बनी एक छोटी सी दीवार की ओर चल दिया। विद्या ने रसोई में जाकर चाय बनाई
मनिया के लिए एक गिलास चाय वहीं रसोई में ही रख दी और बाकी चाय 2 प्यालों में डालकर बड़े कमरे में चली गई। और फिर जब मनिया नहाकर कमीज पायजामा पहनकर रसोई की तरफ आया तो विद्या ने उसे चाय का गिलास देते हुए एक नज़र हैरानी से उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराती हुई बड़े कमरे में जाकर जयदेव से कहने लगी, ज़रा देखो तो उसे, आप पहचान नहीं सकेंगे। वह अच्छी खासी शक्ल का है और भरी जवानी में भी है। मैं तो समझी थी बड़ी उम्र का होगा। और कुछ ही दिनों में विद्या इत्मीनान से अपने पति से कहने लगी, एकदम कहना मानता है, कुछ बोलता नहीं, लेकिन दिन भर घर की सफाई में चुपचाप लगा रहता है। मनु से थोड़ी थोड़ी बात भी करने लगा है। वह इसे अपनी किताबों से तस्वीरें दिखाता है तो ये बहुत खुश हो उठता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, अकेले में बैठता है तो अपने आप से कुछ बोलता रहता है। लगता है थोड़ा सा पागल है। घर की दीवार से सटा हुआ एक नीम का पेड़ था। मनिया जब भी खाली होता उस पेड़ के नीचे बैठा रहता। उस वक्त अगर कोई पास से गुजरे तो देख सकता था कि वह अकेला बैठा आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह बोलता था जैसे किसी से बात कर रहा हो और वो कुछ गुस्से में भी है। विद्या को उसका ये रहस्य पकड़ में नहीं आता था और एक दिन पेड़ के मोटे से तने की ओट में होकर विद्या ने सुना, मनिया एक दुख और गुस्से में जाने किससे कह रहा था, सब काम खुद करती है, साग सब्जी कैसे पकाना है मुझे कुछ नहीं सिखाती, आटा भी नहीं मलने देती। तो विद्या से रहा नहीं गया, वो जोर से हंस दी और पेड़ की ओर से बाहर आकर कहने लगी, मणिया तुम खाना पकाना सीखोगे, आओ मेरे साथ। तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? ये मेरी शिकायत तुम किससे कर रहे थे? मणिया शर्मिंदा सा नीम से झड़ती हुई पत्तियां बुहारने लगा। मणिया अब साग सब्जी भी काटने पकाने लगा था और बाजार से खरीद कर भी लाने लगा था। एक दिन बाजार से भिंडी लानी थी। मणिया बाजार गया तो करीब 1 घंटा लौटा नहीं। आया तो उसके हाथ के थैले में बहुत छोटी छोटी और ताज़ी भिंडियाँ थी, लेकिन उसका सांस ऐसे फूल रहा था जैसे कहीं से भागता हुआ आया हो। आते ही कहने लगा, देखो जी कितनी अच्छी भिंडी लाया हूँ, पास वाले बाजार से नहीं उस दूसरे बड़े बाजार से लाया हूँ। विद्या ने भिंडी को धोकर छलनी में डाल दिया पानी सुखाने के लिए और कहने लगी, भिंडी तो बढ़िया है, क्या इस बाजार में नहीं थी? मनिया कहने लगा, इस बाजार में जहाँ आप लोग सब्जी लेते हैं वो आदमी बहुत खराब है, उसके पास पकी हुई और बासी भिंडियाँ थी। वो कहता था मैं वहीं से ले आऊं और साथ मुझे जहर भी देता था। जहर? विद्या चौंक गई और मनिया की ओर ऐसे देखने लगी जैसे वो आज बिल्कुल पगला गया हो। पूछा, वो तुम्हें जहर क्यों देने लगा? मनिया जल्दी से बोल उठा, इसलिए कि मैं उसकी सड़ी हुई भिंडी खरीद लूं। कहता था मैं जो सब्जी देता हूं तुम चुपचाप ले लिया करो, मैं रोज ही तुम्हें 20 रुपए दूंगा, इस तरह के पैसे जहर होते हैं। विद्या मनिया की ओर देखती रह गई, फिर हल्के से मुस्कुराकर पूछने लगी, ये तुम्हें किसने बताया कि इस तरह के पैसे जहर होते हैं? मनिया आज बहुत खुश था। बताने लगा, माँ ने कहा था जब मैं छोटा था किसी ने मुझे किसी दूसरे के बाग से आम तोड़कर लाने को कहा था और मैं तोड़ लाया था। उस आदमी ने मुझे 50 पैसे दिए थे और जब मैंने माँ को दिए तो माँ कहने लगी, ये जहर तू नहीं खाएगा, जाओ उस आदमी के पैसे उसी को दे के आ, और फिर से किसी के कहने पर तू चोरी नहीं करेगा। और विद्या चुपचाप उसकी ओर देखती रह गई।
उस दिन उसने मनिया से पूछा, अब तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम उसे गांव में छोड़कर शहर में क्यों आए हो? मनिया माँ के नाम से बहुत देर चुप रह गया। फिर कहने लगा, माँ नहीं है, मर गई, मेरा गांव में कोई नहीं है। और फिर दिन गुजरते गए और विद्या को लगने लगा जैसे मनिया को अब इस घर से मोह हो आया है, खासकर मनु से, जो उसे पास बिठाकर कई बार कहानियां सुनाता है। और एक दिन जब मनु ने किसी बात की जिद में आकर रोटी नहीं खाई थी, तो विद्या ने देखा कि मनिया ने भी रोटी नहीं खाई थी। एक शाम विद्या ने अपनी अलमारी खोलकर हरे रेशम का एक सूट निकाला, जो उसे कल सुबह कहीं जाने के लिए पहनना था। देखा कि कमीज पर कितनी ही सलवटें थी। उसने मनिया को कहा, जाओ अभी ये कमीज प्रेस करवा के ले आओ। विद्या से कहना अभी चाहिए। मनिया गया, पर उल्टे पांव लौट आया और कमीज पलंग पर रख दी। विद्या ने पूछा, क्या हुआ? बिंदिया ने कमीज प्रेस नहीं की? वो नहीं करती, मनिया ने इतना सा कहा और रसोई में जाकर बर्तन मलने लगा। विद्या ने फिर आवाज दी, मनिया क्या हुआ? वो क्यों नहीं करती? जाओ उसे बुला कर लाओ। पर मनिया उसी तरह बर्तन मलता रहा, गया नहीं। तो विद्या ने फिर से कहा। जवाब में मनिया कहने लगा, साहब आते ही होंगे, मुझे अभी आटा मलना है, अभी दाल भी पकी नहीं है और अभी चावल भी बीनने हैं, और मनु साहब ने कुछ मीठा पकाने को कहा। विद्या हैरान थी कि आज मनिया को क्या हो गया। उसने आज तक किसी काम में आनाकानी नहीं की थी। और विद्या ने कुछ ऊंची आवाज में कहा, मैं देख लेती हूँ रसोई में, तुम जाओ बिंदिया को भी बुलाकर लाओ। मनिया बर्तन वहीं छोड़कर गया, लेकिन उल्टे पांव फिर लौट आया। कहने लगा वो नहीं आती, और फिर चुपचाप बर्तन मलने लगा। विद्या की पकड़ में कुछ नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी, जाने क्या हुआ, बिंदिया तो ऐसी थी ही नहीं। इतने में दरवाजे की ओर से बिंदिया की पायल सुनाई दी और वो हंसती हंसती आकर कहने लगी, आप मुझे कमीज दीजिए, मैं अभी प्रेस किए देती हूँ। पर हुआ क्या है? विद्या ने पूछा तो बिंदिया हंसने लगी। मनिया से पूछो, वो तो कुछ बताता ही नहीं, विद्या ने जवाब दिया और भीतर जाकर कमीज ले आई। फिर उसने मनिया की ओर देखा और पूछने लगी, बोलो मनिया, क्या बात हुई थी? तू तो कह रहा था वो प्रेस नहीं करती, और देख तो वो तो खुद ही लेने आई है। मनिया ने न उधर देखा और न ही कोई जवाब दिया। बिंदिया हंसती रही और फिर कहने लगी, बात कुछ नहीं थी, ये जब भी कपड़े लेकर आता था मैं इसे मजाक में कहती थी, देखो इतने कपड़े पड़े हैं, पहले ये प्रेस करूँगी और फिर तुम्हारे कपड़े, अगर अभी करवाने हैं तो नाच कर दिखाओ। और ये हंसता भी था और नाचता भी था, और मैं सारा काम छोड़कर आपके कपड़े प्रेस करने लग जाती थी। आज पता नहीं क्या हुआ, मैंने इसे नाचने को कहा तो ये वहाँ से भाग आया। मैंने मजाक में कहा था अब मैं कमीज प्रेस नहीं करूँगी। विद्या चुपचाप सब सुनती रही। फिर कहने लगी, और क्या बात हुई थी? फिर बिंदिया हंसते हंसते बताने लगी, और तो कोई बात नहीं हुई, आज तो इसे मेरी माँ ने एक लड्डू भी दिया था खाने के लिए, लेकिन ये लड्डू भी वहीं छोड़ आया। तुम काहे का लड्डू इसे खिला रही थी? विद्या ने मुस्कुराकर पूछा। तो बिंदिया कुछ सकुचाती हुई सी कहने लगी, मेरी सगाई हुई है, माँ ने इसे वही लड्डू दिया था। बिंदिया ये कहकर चली गई, कमीज प्रेस करके लाई। फिर से जाती बार मनिया को कहती गई, अरे तू आज किस बात से रूठ गया? पर मनिया ने उसकी ओर देखा तक नहीं, खामोश
दूसरी ओर देखता रहा। रात हुई, सबने खाना खाया। मनु ने रोज की तरह मणिया को बुलाकर कुछ तस्वीरें भी दिखाई, पर मणिया सबकी ओर कुछ इस तरह से देखता रहा जैसे कहीं बहुत दूर खड़ा हो और दूर से किसी को पहचान ना पा रहा हो। सुबह की चाय मणिया ही सबको कमरे में देता था। सूरज निकलने से पहले, जब सूरज की किरण विद्या की चारपाई तक पहुंच भी नहीं पाती थी, पर अब सूरज की किरणें विद्या की चारपाई पर पूरी तरह थी। तब भी कहीं मणिया की आवाज नहीं आ रही थी। विद्या जल्दी से उठी, रसोई घर में गई, पर मणिया वहां नहीं था। जयदेव भी उठे, देखा, कुछ परेशान से हुए, पर विद्या ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं बाहर जाकर नीम के पेड़ के नीचे देखती हूँ, वो जरूर होगा। और जिस तरह उसका अनुमान था, आगे बढ़कर विद्या ने होले से जाकर पेड़ के तने की ओर से देखा तो मणिया सचमुच वहीं था, अपने में खोया हुआ सा, कहीं अपने से बाहर बहुत दूर, और कांपते हुए होठों से बोले जा रहा था, जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी अलसी हो, तुम वही हो, अलसी, जाओ जाओ। विद्या ने मणिया के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और आहिस्ता से बोलने लगी, जैसे नीम के पेड़ से नीम की पत्तियां झड़ रही हों। अलसी कौन थी मणिया? वो कहाँ चली गई? मणिया की आंखें कुछ इतनी दूर देख रही थी कि पास कौन खड़ा था उसे पता ही नहीं चला। पर एक आवाज थी जो फिर से उसके कानों से टकराती रही। कौन थी अलसी? मणिया अपने में खोया हुआ सब बोलने लगा, वो मेरे साथ खेलती थी, हम दोनों जंगल में खेलते थे। वो मुझसे कहती थी, नदी के पार जाओ और उस पार की बेरी के बेर तोड़ कर लाओ। मैं नदी में तैर जाता था और दूसरे किनारे पर से उसके लिए बेर लाता था। विद्या की आवाज हवा के झोंके की तरह उसके कानों में पड़ी। तो वो कहाँ चली गई मणिया? अलसी कहाँ चली गई? मणिया कहने लगा, अलसी का ब्याह हो गया, वो चली गई। विद्या ने फिर से मणिया के कंधे को झकझोरा और कहा, चलो उठो। मणिया ने एक बार विद्या की ओर देखा, पर कुछ नहीं कहा। उसी तरह फिर से खला में देखने लगा। विद्या ने फिर से एक बार पूछा, अलसी ने जाते समय तुम्हें से कुछ नहीं कहा क्या? मणिया अपने बदन पर झड़ती हुई नीम की पत्तियों को मुट्ठी में भरता हुआ बोला, आई थी ब्याह के लड्डू देने के लिए। और मणिया मुट्ठी खोलकर नीम की पत्तियों को जमीन पर बिखेरता हुआ कहने लगा, मुझे लड्डू खिलाती है। विद्या ने उसके सिर से नीम की पत्तियों को झाड़ते हुए कुछ जोर से कहा, अब उठो, चलो मणिया, सबके लिए चाय बनाओ। और मणिया एक फर्माबरदार की तरह उठा और घर में आकर सबके लिए चाय बनाने लगा। वो छुट्टी का दिन था। विद्या और जयदेव को आज कहीं जाना था, इसलिए चाय पीकर मनु को घर में छोड़कर चले गए। दोपहर ढलने लगी थी। जब वे दोनों वापस आए तो घर में मनु था, पर मणिया नहीं था। मनु ने बताया, उसे खिलाया था, फिर कहीं चला गया और अभी तक नहीं आया है। जयदेव उसकी तलाश में घर से निकलने लगे तो विद्या ने कहा, वो आपको नहीं मिलेगा। वो आज दूसरी बार अपना गांव छोड़कर चला गया है। जयदेव ने विद्या की ओर देखा, पूछा, पर क्यों? विद्या कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, अब एक और अलसी का ब्याह होने वाला है, मणिया की अलसी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कहानी कुछ नगमे, जिसे प्रस्तुत किया रीटा चावला ने। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 951841
939159 और हमारा ईमेल एड्रेस है radioindradhanush@gmail.com। सुनते रहिए रेडियो इंद्रधनुष, सदाबहार गीतों का सतरंगी पिटारा।